हेलो एवरीवन, करियर इन्फिनिटी मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं इंजीनियर मनीष सुमन आपका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हमने जैसा कि आपको कमिटमेंट किया था कि हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं। उसके पहले हम एक छोटी सी बात आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि 10th के बाद आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज होती हैं, क्या कैरियर ऑप्शंस होते हैं, इस पर हम आपका कुछ समय लेंगे। उसके बाद हम चैप्टर पे आ जाएंगे। जैसे क्या होता है कि 10th आप पास करते हैं, तो 10th पास करने के बाद कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो शुरुआत से डिटरमिनिस्टिक होते हैं, यानी डिटरमाइन कर चुके होते हैं कि हमें क्या करना है। लेकिन आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो ऐसा सोचते हैं कि हम पहले 10th पास करेंगे, उसके बाद हम विचार करना शुरू करेंगे कि हमें क्या करना है। खैर, जिनने पहले से डिसाइड कर लिया है बहुत अच्छी बात है, और जिनने नहीं डिसाइड किया है बिल्कुल आप अभी से डिटरमिनिस्टिक बनिए। नहीं बनिएगा तो बिलीव कीजिए कि आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाइएगा। तो बिल्कुल गोल सेट करिए और उस डायरेक्शन में बढ़ना जरूरी है। अब इसके बाद सवाल उठता है, बच्चों के अक्सर क्वेश्चंस होते हैं जो खास करके 10th पास किए होते हैं कि हमें कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा स्ट्रीम चूज करना चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रीम चूज करने की जो बात है, बिल्कुल हम लोग वैसा ही स्ट्रीम की तरफ बढ़ेंगे या वैसे स्ट्रीम को प्रेफर करना पसंद करेंगे जिसमें अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हो। यहां आने के बाद 10th पास करने के बाद 3 अपॉर्चुनिटीज होती है। एक तो होता है साइंस पढ़ेंगे हम, कुछ बच्चे होते हैं कि हम कॉमर्स पढ़ेंगे, और कुछ कहते हैं कि आर्ट्स पढ़ेंगे। थोड़ा सा हम इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी कर लेते हैं कि आखिर हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए। क्लियर है? देखिए, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइंस से। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक सबसे बड़ा वाइटल फील्ड है जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती है, ठीक है। आप साइंस पढ़ते हैं तो मान के चलिए कि लगभग सारे फील्ड आपके लिए खुले हैं। आप एवरेज स्टूडेंट हो या इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, यहां ध्यान दीजिएगा, एवरेज और इंटेलिजेंट ये कुछ ऐसा होता नहीं है कि आप कोई स्टूडेंट एवरेज है या कोई इंटेलिजेंट है। ये बस डिपेंड करता है आपके मेहनत पर। आप एवरेज स्टूडेंट हैं, मेहनत करते हैं, बेशक आप इंटेलिजेंट बनिएगा, अच्छा स्कोर कीजिएगा। आपकी माइंड बहुत अच्छी है लेकिन आप मेहनत नहीं करते हैं तो फिर आप कुछ नहीं कर पाइएगा। हमने अपने अब तक के टीचिंग कैरियर में ये देखा है कि बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट बहुत बेहतर कर गए हैं और बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट कुछ खास मुकाम हासिल नहीं कर पाए। इसके पीछे कारण क्या है? सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत। स्टूडेंट की जो मेहनत होती है, हार्ड वर्क होती है, वह उनको भीड़ से अलग ले जाती है। आपने 10th में कैसा परफॉर्म किया ये मैटर नहीं करता, लेकिन अब आप कैसा परफॉर्म करेंगे, कैसा मेहनत करेंगे, उससे आपके कैरियर की दशा और दिशा दोनों तय होगी, ठीक है ना। जिनने अच्छे स्कोर किए हैं 10th में, बहुत अच्छी बात है, और जिनने अच्छे स्कोर नहीं किए हैं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब मेहनत कीजिए, आप बिलीव कीजिए कि आप दूसरे से बेहतर कर पाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसा होते रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑन एवरेज स्टूडेंट रहे हैं, लेकिन उनने करियर के उन ऊंचाइयों को छुआ है जो कि सोचा भी नहीं जा सकता। खैर, हम इसके बारे में बीच में कभी एग्जांपल्स देंगे और अपने फ्रेंड सर्किल की ही बात बताएंगे, लेकिन फिलहाल हम इस पे फोकस कर रहे हैं। साइंस पढ़ने से क्या फायदा है, कॉमर्स पढ़ने से क्या फायदा है, और आर्ट्स पढ़ने से क्या फायदा और क्या नुकसान है। देखिए, आज की तारीख में हम बात कर रहे हैं कॉमर्स की। कॉमर्स पढ़ने से आपकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज या कहें कैरियर अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड हो जाएंगी। कॉमर्स के फील्ड में, कॉमर्स पहले की बात है, वही लोग चूज करते थे जिनको क्या करना होता था, बैंकिंग सेक्टर में, अकाउंट सेक्टर में जाना होता था। लेकिन आज की स्थिति ऐसी है ना, ये जो बैंकिंग हुआ, अकाउंट हुआ, इस फील्ड में भी साइंस वालों का दबदबा है। यानी मैक्सिमम एम्प्लॉय इस सेक्टर में भी साइंस वाले ही हैं। अब आते हैं आर्ट्स। कहा जाता था कि आर्ट्स वही पढ़ते हैं जिनको यूपीएससी क्लियर करना होता था, ठीक है ना।
लेकिन आज का सिनेरियो बिल्कुल बदल चुका है। कैसे? क्योंकि यूपीएससी आज की तारीख में आपको पता होगा कि मैक्सिमम कौन से लोग क्लियर करते हैं। मैक्सिमम यूपीएससी के एग्जाम्स साइंस और टेक्नोलॉजी फील्ड के लोग क्लियर कर रहे हैं। ठीक है ना? पहले क्या होता था कि जो आर्ट्स पढ़ेंगे वही यूपीएससी करेंगे। आज की तारीख में ऐसा नहीं है। आज की तारीख में मैक्सिमम, मैं कह रहा हूं कि हर एक साल जो रिजल्ट आता है यूपीएससी का या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें मिनिमम 95%, जी हां मैं बात कर रहा हूं 95% लोग जो होते हैं साइंस बैकग्राउंड के होते हैं। तो आप कह सकते हो कि साइंस पढ़ के इन्हें यूपीएससी किया? जी नहीं, इन्हें आर्ट्स पढ़ के ही यूपीएससी किया है। मैक्सिमम आर्ट्स पढ़ के ही यूपीएससी करते हैं, लेकिन इनका बैकग्राउंड क्या होता है? साइंस। तो आप कह सकते हो कि जब हमको आर्ट्स पढ़ना ही है तो शुरुआत से ही आर्ट्स क्यों ना पढ़ें? ये मन में आपके सवाल होगा। लेकिन देखिए समस्या क्या होता है, जो बच्चा शुरुआत से साइंस पढ़ता है उसके सोचने की, समझने की शक्ति अलग होती है, इसलिए साइंस पढ़ना जरूरी है। सोचने समझने की शक्ति अलग क्यों हो जाती है भाई? इसलिए अलग हो जाती है क्योंकि कोई भी चीज, कोई भी टॉपिक वह साइंटिफिक वे में पढ़ता है, पढ़ने का स्टाइल ही अलग हो जाती है, वह ट्रेडिशनल वे में नहीं चलता है, इसलिए वह सक्सेस। आजकल आप सुनते होंगे कि मैक्सिमम आईएएस आईपीएस इंजीनियर्स हैं। तो इंजीनियर कौन बनेगा? जो साइंस बैकग्राउंड का होगा। आप बिलीव करिए, नाम सुना होगा आप लोगों ने, मनु महाराज इंजीनियर है, शिवदीप लांडे इंजीनियर है। आपके कुछ दिन पहले आरा में एसपी थे छत्रनील सिंह, वो भी इंजीनियर है। राम बाबू बहुत फेमस एसपी हैं, वो भी इंजीनियर हैं। यानी मैक्सिमम जो आपके आईएएस और आईपीएस हैं साइंस और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं। वो ग्रेजुएशन तक उनका फील्ड अलग होता है, लेकिन उसके बाद वो आर्ट्स पढ़ के इन स्टूडेंट से बेहतर करते हुए यूपीएससी क्लियर कर जाते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि वो साइंस और टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं शुरुआत में, तो उनकी जो क्षमता होती है, उनकी कैपेबिलिटी होती है, वो इन्हांस हो जाती है। जब कैपेबिलिटी इन्हांस हो जाएगी तो यही सब्जेक्ट जो ये 8 साल से पढ़ते आ रहे हैं उसको इजीली कम समय में, साल 2 साल में बेहतर पढ़कर यूपीएससी क्रैक कर जाते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि इनका कॉन्फिडेंस का जो लेवल होता है वो आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चों से हमेशा ऊपर होता है। अब चलिए इसके बाद एक और ऑप्शन हम आपको बताते हैं। आप ले लीजिए टीचिंग ऑप्शन। टीचिंग में आपको पता होगा कि साइंस टीचर की कमी है। साइंस पे डिग्री तो बहुतों ने ले ली है, छाप कर, बेकुंवर सिंह यूनिवर्सिटी छाप के डिग्री मिलती है। तो कारण क्या है? यहां बिहार के ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज की यही कंडीशन है, क्यों पढ़ते नहीं है लोग, छापते हैं। इसके चलते आप सुनते होंगे कि स्टेट का एग्जाम होता है, सीटें मतलब बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स दिया जाता है, उसको बहुत कम लोग क्वालिफाई कर पाते हैं। यानी हम ये कहें कि टीचिंग में भी साइंस स्टूडेंट की अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, बशर्ते कि आप पढ़ना चाहें। कॉमर्स सबसे बुरा फील्ड हो चुका है आज की तारीख में। कारण क्योंकि जिस फील्ड पर इनका एकाधिकार था, अकाउंटिंग पर, बैंकिंग पर, उस फील्ड में साइंस वाले आकर बैठ चुके हैं। जब आपके फील्ड में साइंस वाले ही आकर बैठ रहे हैं तो कॉमर्स पढ़ के करिएगा क्या? और कॉमर्स के साथ सबसे बड़ी ड्रॉबैक होती है कि टीचिंग में भी इनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती हैं। पहले तो स्टेट अलाउ करता था इनको आर्ट्स टीचर के रूप में, लेकिन आजकल वो भी मना कर रहा है और इसके लिए इनको कोर्ट जाना पड़ रहा है, और कोर्ट कभी हाँ कहता है कभी ना कहता। तो इनके लिए अपॉर्चुनिटी सबसे कम हो जाती है। आर्ट्स वालों के लिए तो जैसे आर्ट्स टीचर की जरूरत पड़ती है, लेकिन इतनी ज्यादा भीड़ है जिसको कुछ नहीं समझ में आता है, कहता है कि हम आर्ट्स पढ़ लेंगे। आप एवरेज स्टूडेंट हैं, आपने 50% भी स्कोर किया है 10th में, तो आप हिम्मत बांधिए और साइंस पढ़िए, मेहनत कीजिए, मेहनत से मत घबराइए। थोड़ा एवरेज मेहनत भी आप करेंगे, रेगुलर 2 घंटा 4 घंटा भी पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, बशर्ते कि आप रेगुलर पढ़ें। रेगुलरिटी पढ़ाई मेंटेन करना बहुत जरूरी है। साइंस लेकर आप बढ़ते हैं
तो लगभग सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज, सारी करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए खुली रहेगी। लेकिन ये दो फील्ड ऐसे हैं जिसको लेकर आप आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत कम हो जाएंगी। कारण क्या है, आप अपने अगल बगल ऑफिसेस में सब जगह देखेंगे, सब जगह साइंस बैकग्राउंड के लोग ही हैं। और आज की तारीख में कॉमर्स और आर्ट्स वही लेता है जो पढ़ना नहीं चाहता है। बस हम डिग्री ले लेते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं, वही मकसद रह जाता है उनका। इसलिए मैं आप सबको सलाह दूंगा कि कम से कम ग्रेजुएशन आप लोग साइंस स्ट्रीम से करें। उसके बाद यदि किसी को इच्छा है तो किसी भी फील्ड में जा सकता है, लेकिन एक बेस होगा, आपके पास अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, है ना। और यदि आप ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते साइंस से तो कम 12 साइंस स्ट्रीम से जरूर करें। खास करके बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि 12 के बाद कहते हैं कि हम बीसीए कर लेंगे, एमसीए कर लेंगे। भैया उसके लिए भी मैथ होना चाहिए। जिनका 12 में मैथ नहीं होगा उनके लिए वो ऑप्शन भी नहीं है। समझ गए ना। यानी कोई भी आप मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो साइंस को प्रेफर करिए। साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। साइंस कम से कम 12th में साइंस जरूर रखिए। आगे आप चाहो तो अपना सब्जेक्ट बदल सकते हो। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, हमारा ही स्टूडेंट है अमरेंद्र कुमार। उसकी शुरुआत से इच्छा रही है कि यूपीएससी हम करें। उसका बैकग्राउंड साइंस का अच्छा स्टूडेंट है, 90+ स्कोर उसने मैथ में किया था और उसकी इच्छा थी कि हम आर्ट्स लेकर पढ़ें। उसने हमसे बात किया कि सर ऐसा ऐसा है, मेरी दिल्ली इच्छा है कि मैं आर्ट्स लेकर ही पढ़ूं और आर्ट्स मेरा अच्छा भी है। मैंने उसको ये सारी बातें समझाई, उसको ये बात समझ में आई। वो ग्रेजुएशन साइंस से कर रहा है। मैंने कहा कि तुम्हें आर्ट्स पढ़ना है पढ़ो, लेकिन ग्रेजुएशन साइंस से करो, ये जरूरी है। इसलिए हम आप लोग को भी सलाह देंगे कि साइंस लेकर आगे बढ़िए, क्योंकि इस फील्ड में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। यहां आप बहुत लिमिटेड हो जाएंगे। यहां आप वही सिर्फ फॉर्म भर पाएंगे जो ग्रेजुएशन मांगता हो, सिंपल ग्रेजुएशन। लेकिन आपको पता होगा एफसीआई एक क्लर्कियल जॉब के लिए भी कहता है कि हमको बीएससी चाहिए, हमको टेक्निकल डिग्री चाहिए। इसलिए साइंस पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटीज, जिसको लीनियर इनइक्वेशन भी कहा जाता है। सबसे पहली बात, इक्वेशन से आप लोग परिचित हैं। 10th क्लास में ही नहीं, आप लोग मुझे लगता है कि 6-7 क्लास से ही इक्वेशन के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। इक्वेशन होता क्या है, थोड़ा सा हम लोग इसको देख लेते हैं, उसके बाद अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। इक्वेशन क्या होता है? कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट, है ना, कोई भी स्टेटमेंट या मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों, ठीक है, और साथ ही साथ इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो, वो क्या कहलाता है? इक्वेशन कहलाता है। यह जो है ना लीनियर इन इक्वेशन या इन इक्वालिटीज, एक ही बात है। मैं कभी कभी इन इक्वेशन भी यूज कर सकता हूं और इन इक्वालिटीज भी, दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। इन इक्वालिटीज का मतलब ही आपका क्या है? इन इक्वेशन है। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं इक्वेशन से। इक्वेशन क्या होता है आप सब लोग जानते हैं, फिर भी हमारा चैप्टर रिलेटेड है, इसलिए इस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ेंगे। स्टार्ट करेंगे इक्वेशन से। इक्वेशन होता क्या है? हमने बोला कि इक्वेशन एक स्टेटमेंट है। कैसा स्टेटमेंट है? जिसमें वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं। और क्या इन्वॉल्व होते हैं? इक्वल का साइन इन्वॉल्व होता है। वेरिएबल आपका एक सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है और एक से ज्यादा वेरिएबल भी हो सकता है। तो इसको लिखेंगे, इक्वेशन क्या होता है? लिखिए, एन इक्वेशन is an equation is a statement. An equation is a statement. इक्वेशन क्या है? एक तरह का स्टेटमेंट है जिसमें क्या इन्वॉल्व होते हैं? वेरिएबल। लिखेंगे इन्वॉल्विंग वेरिएबल और वेरिएबल्स। एक वेरिएबल हो सकता है
या एक से अधिक वेरिएबल हो सकता है। क्या लिख रहे हैं? एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल और वेरिएबल्स एंड द साइन ऑफ इक्वालिटी। साइन ऑफ इक्वालिटी, इक्वालिटी मतलब इक्वल का साइन नहीं होता है ना जी। देखिए, कोई भी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल या वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो और इक्वालिटी का साइन हो, वह क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है? अब एग्जांपल ले लेते हैं एज फॉर एग्जाम्पल। जैसे मान लो पहला एग्जांपल ले रहे हैं 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4। फिर ऐसा भी ले सकते हैं कि 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 5। देखिएगा, ऐसा भी ले सकते हैं, एक से ज्यादा वेरिएबल का ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। देखिए यहां क्या है? x एक वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है 2 और 3, और क्या है ये 4 क्या है? कांस्टेंट है, और यहां इक्वल का साइन लगा है। हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो, वह क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है? अब हम बात करते हैं इन इक्वालिटी। इसको मिटा दें। चलिए अपने टॉपिक पे आ रहे हैं। इक्वेशन बस हमने आपको दिखा दिया कि कोई भी स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट कहें, आपका क्या कहलाएगा? इक्वेशन कहलाएगा, जब उसमें क्या हो? इक्वल का साइन इन्वॉल्व हो और कुछ वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो। अब हम बात कर रहे हैं इन इक्वेशन की। इन इक्वेशन कहें या इन इक्वालिटी कहें, एक ही बात है। लिखेंगे एन इन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट। एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट। एक इन इक्वेशन क्या है? एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या इन्वॉल्व होगा? वेरिएबल या वेरिएबल्स। स्टेटमेंट लिखेंगे इन्वॉल्विंग वेरिएबल और वेरिएबल्स। ठीक है? कोई भी इन इक्वेशन क्या होता है? एक स्टेटमेंट होता है जिसमें वेरिएबल या वेरिएबल्स का मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल यूज हो रहा हो। इन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट इन्वॉल्विंग वेरिएबल और वेरिएबल्स और क्या क्या? एंड any one of the following signs of ऐसे लिख दें, साइंस ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है साइंस ऑफ इनइक्वालिटी, मतलब लॉजिकल साइन की हम बात कर रहे हैं। ये इनइक्वालिटी साइन क्या होते हैं? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे कौन कौन सी साइन? ऐसा, ये क्या है भाई? लेस देन। दूसरा है, ये है आपका ग्रेटर देन। थर्ड नंबर लेस देन और इक्वल टू। ठीक है? और 4 नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है ना? कहने का मतलब है कि कोई भी स्टेटमेंट जिसमें वेरिएबल यूज हो और इस तरह का कोई भी, है ना, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग साइंस ऑफ द इनइक्वालिटी, कोई भी इस तरह का लॉजिकल साइन इन्वॉल्व हो, वह क्या कहलाए? अब इसके कुछ हम लोग एग्जांपल्स ले लेंगे। जैसे
एज फॉर एग्जाम्पल 3x प्लस वाई ग्रेटर देन 4। ठीक है, यहां हमने कौन सी इनइक्वालिटी यूज की? ग्रेटर देन। 2x प्लस 5 लेस देन 0। फिर देखिए 4x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0, y प्लस जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 5। हमने सभी तरह के लॉजिकल साइंस का यूज कर लिया। ये सारे एग्जाम्पल हो गए लीनियर इनइक्वालिटीज के। ठीक है, बिल्कुल इक्वेशन की तरह है, सब कुछ सेम है। जहां इक्वल का साइन होगा, इक्वल की साइन की जगह पे यहां पर हम लोग लॉजिकल साइन अप्लाई करेंगे। यानी लॉजिकल साइन का मतलब इन इक्वेशन, इन इक्वालिटी की साइन है ना। यानी कौन सा? लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी की बात करेंगे। हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज। टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज, पहला टाइप हम पढ़ने जा रहे हैं। इनइक्वालिटीज की टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं और फर्स्ट टाइप लेंगे न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज। देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वैसी इनइक्वालिटी जिसमें न्यूमरल्स होंगे, नंबर्स होंगे, है ना। जैसे मान लो 3 लेस देन 5, ठीक है, या फिर 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। 6 जो है 4 से बड़ा है या बराबर है। 5 ग्रेटर देन 2, और ले लेते हैं 3 लेस देन इक्वल टू 9। क्लियर है? तो ये सारे एग्जांपल्स जिनमें इनइक्वालिटी साइन के दोनों तरफ नंबर्स हो, तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूमेरिकल इनइक्वालिटीज बोलेंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं और सेकंड नंबर पे आते हैं। यह है लिटरल इनइक्वालिटीज। लिटरल इनइक्वालिटीज। लिटरल इनइक्वालिटीज में क्या होता है कि वैसे इनइक्वालिटीज लिटरल कहलाते हैं जिसमें लॉजिकल साइन के एक तरफ वेरिएबल्स होते हैं और दूसरी तरफ कोई ना कोई नंबर्स होता है। जैसे देखिए x लेस देन 5, y लेस देन इक्वल टू 6, x ग्रेटर देन 3, या फिर z लेस देन, लेस हो गया ना, ग्रेटर देन इक्वल टू 7। ये सारे के सारे क्या हैं? लिटरल इनइक्वालिटीज है। लिटरल इनइक्वालिटीज का मतलब कि वैसे इनइक्वालिटीज जिसमें लॉजिकल साइन के एक तरफ वेरिएबल्स हो और दूसरे तरफ रियल नंबर यानी कि कॉन्स्टेंट्स हो। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं डबल इनइक्वालिटीज। ठीक है, थर्ड नंबर है डबल इनइक्वालिटीज। डबल इनइक्वालिटीज। डबल इनइक्वालिटीज नाम से ही क्लियर है। वैसे इनइक्वालिटीज जिसमें दो लॉजिकल साइन इन्वॉल्व हो, वो क्या कहलाएंगे? डबल इनइक्वालिटीज कहलाएंगे। एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे x है। x जो है ना 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है। y मान लेते हैं कि 2 से बड़ा है या बराबर है और 5 से छोटा है। तो यहां देखिए एक इनइक्वालिटी ये हो गया और एक ये हो गया, यहां भी एक ये और एक ये, यानी दो मिलकर कोई भी इनइक्वालिटी दी गई रहेगी जिसमें दो लॉजिकल साइन इन्वॉल्व होंगे, वो क्या कहलाएगा? डबल इनइक्वालिटीज कहलाएंगे। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं।
4 नंबर, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज। स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज नाम से स्पष्ट है कि वैसे इनइक्वालिटीज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कहलाएंगे जो किसी भी रिजल्ट के बारे में स्ट्रिक्टली इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे x ग्रेटर देन 3, यानी कि x जो है 3 से बड़ा है, ऐसा नहीं। ये जो है ना स्ट्रिक्ट नहीं है। क्यों स्ट्रिक्ट नहीं है? क्योंकि इससे जो कंक्लूजन निकलता है वह स्ट्रिक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या कह रहा है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, यानी कि x जो है 3 से बड़ा है या बराबर है। कंफर्म नहीं कर रहा है कि बड़ा है या बराबर है, ऐसी बात नहीं कर रहा है, लेकिन ये कंफर्म कर रहा है, स्ट्रिक्ट वे में कह रहा है कि x 3 से बड़ा है। तो वैसी इनइक्वालिटीज जिसमें लॉजिकल साइन में इक्वालिटी होल्ड नहीं करती हो, वो सारे क्या कहलाएंगे? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कहलाएंगे। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, y ग्रेटर देन 5, ठीक है ना, x लेस देन 2 एटसेट्रा। यहां पर देखिए कहीं भी इक्वल का साइन नहीं रहेगा, यानी या तो लेस देन रहेगा या ग्रेटर देन रहेगा। इसके अलावे इक्वालिटी कहीं भी इन्वॉल्व नहीं होगी, तो वो सारे के सारे इनइक्वालिटीज क्या कहलाएंगे? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटीज कहलाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं 5 नंबर, स्लैक इनइक्वालिटीज। स्लैक इनइक्वालिटीज में क्या होता है? बस ऐसा समझिए कि जो इनइक्वालिटीज स्ट्रिक्ट नहीं होती वो सारे के सारे क्या होते हैं? स्लैक होते हैं। यानी यहां स्ट्रिक्ट था, यहां हम स्लैक में ऐसा लिखेंगे x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x लेस देन और इक्वल टू 2 एटसेट्रा। यानी जहां पर स्ट्रिक्टनेस नहीं हो वो सारे इनइक्वालिटीज क्या कहलाएंगे? स्लैक इनइक्वालिटीज कहलाएंगे। मैं समझता हूं कि सबको समझ में आ रहा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें कि जो आपको समझ में नहीं आए। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ते हैं और 6 नंबर पर आते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज। लीनियर इनइक्वालिटीज आप लोग बहुत पहले से लीनियर इक्वेशन को पढ़ते आ रहे हैं। यहां बात लीनियर इक्वेशन की न होकर लीनियर इनइक्वालिटीज की हो रही है। लीनियर इक्वेशन में क्या होता है कि वैसे सारे इक्वेशन लीनियर इक्वेशन कहलाते हैं जिसमें वेरिएबल की डिग्री क्या हो? 1 हो। वही सारे लीनियर इक्वेशन होते थे ना। तो उसी तरह से वैसे सारे इक्वेशंस वैसे सारे इनइक्वालिटीज लीनियर इनइक्वालिटीज कहलाएंगी जिसमें वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो। 1 के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, है ना। वो सारे के सारे क्या होते हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज होते हैं। अब जो हमें पढ़ना है, लीनियर इनइक्वालिटीज ही हमारा चैप्टर का नाम है और यहां पर हमें इसको 2 तरह से कैटेगराइज करके पढ़ना है। पहला हम कैटेगराइज करेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल और दूसरा होगा लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल। हमारे सिलेबस में यही 2 टॉपिक पढ़ने हैं। तो लीनियर इनइक्वालिटीज को हम कैसे कैटेगराइज करेंगे? लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल और लीनियर इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल। तो हम लोग बारी बारी से दोनों को देखेंगे, दोनों को डिफाइन करेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? यहां तक नोट डाउन कर लीजिए और हेडिंग दे दीजिए लीनियर इनइक्वालिटीज इन 1 वेरिएबल। कर दीजिए। लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल। देखिए हम लोग पहले इसको डिफाइन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। कोई भी इनइक्वेशन लीनियर कब कहलाता है? लीनियर इनइक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल की बात करते हैं तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं। लिखिए,
inequalities in the form of ax plus b less than c। सेकेंड लिखेंगे ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू सी। सी नंबर लिखेंगे ax प्लस बी ग्रेटर देन सी एंड डी लिखेंगे ax प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी। ठीक है, कोई भी इनइक्वालिटी जब इस फॉर्म में हो, देखिएगा यहां x प्लस बी वेरिएबल x है, सिंगल वेरिएबल, यहां भी एक ही वेरिएबल है, यहां भी एक ही है और यहां भी एक ही है। यहां पर एबीसी जो है ना रियल नंबर्स हैं और यानी कि कांस्टेंट हैं, और ए जो है यानी एक्स का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो देखिए इनइक्वालिटीज इन द फॉर्म ऑफ दिस, इन चारों में से किसी भी फॉर्म में रहे, कोई भी इनइक्वालिटी इन चारों में से किसी के भी फॉर्म में रहे जहां ए बी सी रियल नंबर्स हैं और ए का वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कहलाएगा। क्लियर है? इसको लिख लीजिए, इनइक्वालिटीज इन द फॉर्म ऑफ, ये चारों फॉर्म लिख लेंगे। नीचे लिखिएगा वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स and a not equal to 0। सब कुछ लिख दिए, where ABC are real numbers and a not equal to 0। ए क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट है, जीरो हो जाएगा तो वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा, है ना। कॉमा देके लिखेंगे are called linear equations, linear inequation in one variable, linear inequation in one variable। इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। एज फॉर एग्जांपल x लेस देन 6, है ना, उसके बाद 2x प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 5, 3x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ये सारे के सारे लीनियर इनइक्वेशन इन वन वेरिएबल के एग्जांपल्स हो गए। अब हम आगे बढ़ेंगे और लिखेंगे लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इनइक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। देखिए इनइक्वालिटीज इन द फॉर्म ऑफ, फॉर्म यहां लिखेंगे एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, एक्स प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, और एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। कोई भी इनइक्वालिटी इन चारों में से किसी एक के भी फॉर्म में रहे जहां, क्या लिख देंगे, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक्स और वाई के कोफिशिएंट हैं। यदि जीरो हो गया कोई भी तो यह दो वेरिएबल का इनइक्वालिटी होगा ही नहीं। ठीक है ना। वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0, बी नॉट इक्वल टू 0, कॉमा देके लिखेंगे आर कॉल्ड लीनियर इनइक्वेशन
इन टू वेरिएबल्स। क्लियर है? लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। एग्जांपल ले लेते हैं। x प्लस वाई लेस देन 5, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 6, 3x प्लस 2y ग्रेटर देन 5, 4x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 5। क्लियर है? ये सारे किसके एग्जांपल्स हो गए? लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। देखिए सब जगह दो वेरिएबल है, x और y, x और y, x और y, x और y। तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स हो गए? लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के। ठीक है? अब हम लोग अगला पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। ठीक है? पर इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज। कौन सी इनइक्वालिटीज क्वाड्रेटिक होती है? आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ा है। ठीक है ना? हम लोग लिखते हैं इनइक्वालिटीज इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म, कौन कौन सा फॉर्म? ए लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन 0। बी लिख देते हैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है ना? आप 0 भी लिख सकते हो, डी भी लिख सकते हो, क्योंकि इधर आके कांस्टेंट हो जाएगा। सी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0, और डी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन। इनइक्वालिटी जो इनमें से किसी भी फॉर्म में हो, है ना, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0। देखिए एक्स, ये इसकी डिग्री जो है 2 कब होगी? जब ये कभी भी 0 नहीं हो, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 हो जाएगा तो इस इनइक्वालिटी की जो डिग्री है कभी भी 2 नहीं रह पाएगा। इसलिए एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट ए है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है? एंड x is a variable. Inequalities in the form this, यहां लिखेंगे, are called quadratic inequalities. ठीक है? एग्जाम्पल लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 लेस देन 0, 3x स्क्वायर प्लस 6 लेस देन 0, लेस देन इक्वल टू कर देते हैं, माइनस 5x स्क्वायर प्लस 2x ग्रेटर देन 5। ठीक है ना? ये सारे के सारे क्या हैं? क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है। ठीक है ना? ये हमारे इस डिफिनेशन को फुलफिल कर रहे हैं, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज के एग्जांपल्स हो गए। अब हम कुछ छोटे छोटे टर्म्स पढ़ेंगे जिसके बारे में आप पहले भी शायद जानते होंगे। हम हेडिंग देते हैं, नोट करके लिखेंगे, है ना? हेडिंग दीजिए, इसको मिटा लेते हैं उसके बाद।